Hello students, my name is Munish Chauhan. I welcome you in the new video of Social Science, Class 9th History, Chapter number 1, French Revolution. इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर की समरी बता रहा हूँ इन हिंदी। चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 को। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी देश की जनता ने, किसी देश के लोगों ने पहली बार अपनी सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ आंदोलन किया था, बगावत की थी और दुनिया में एक नई आइडियोलॉजी आई थी, इक्वालिटी, फ्रीडम के लोगों को, जो आम जनता है उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, आज़ादी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जो आम जनता है उनको भी अपने अधिकार मिलने चाहिए। इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में शासन व्यवस्था में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि उससे पहले दुनिया के बहुत सारे देशों में, ज़्यादातर देशों में मोनार्की हुआ करती थी, राजशाही हुआ करती थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देशों में, यूरोप के बहुत सारे देशों में शासन व्यवस्था में, सरकार में बदलाव आए और डेमोक्रेसी इसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में आना शुरू हुई। इसलिए ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग थी। पेरिस में लगभग 7000 लोग, पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, वो सड़कों पर उतर आए। लोग गुस्से में थे, लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन लोगों ने इकट्ठा होकर के जो बैस्टील, एक लार्जेस्ट जेल थी फ्रांस की, पेरिस की, उसको तोड़ दिया और वहाँ से उसके गार्ड को शूट कर दिया, मार दिया और वहाँ से जो राजनीतिक कैदी थे, जो बंदी थे, उनको छुड़ा लिया। यहाँ से इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। अब फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी? देखिए, दुनिया में या दुनिया के किसी भी देश में जब भी आंदोलन होता है, जब भी क्रांति होती है, राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बगावत होती है, तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज एंड सोशल। तो इसमें सोशल स्ट्रक्चर क्या थी? देखिए, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड्स थी। जो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, क्लर्जी जो रॉयल फैमिली मेंबर्स थे, राजा के परिवार, और जो चर्च के फादर थे, सिस्टर थे, जो चर्च के ऑफिसर थे, वो आते थे। और सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी माने, या इसको यूँ कहें कि संभ्रांत वर्ग के लोग या विशेष वर्ग के लोग। और ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ये फ्रांस की पॉपुलेशन का ओनली 10% थे। बाकी के 90% जो थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, जिसमें लॉयर थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, पीजेंट थे, व्यापारी, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, मजदूर, छोटा किसान, ये सारे जो लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। और सबसे
जो परेशानी वाली बात ये थी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेज हासिल था, विशेष अधिकार हासिल थे, उनको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हीं से टैक्स लिया जाता था। और गजब की बात ये थी कि जो ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी फ्रांस में, वो 60% लैंड ज़्यादातर या तो चर्च के पास थी या फिर नोबेलिटी के पास थी। इसमें फ्यूडल सिस्टम था जिसमें सामंतवादी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का मालिक सामंत या जमींदार होता है और जो छोटे मजदूर किसान होते हैं वो उसके यहाँ पे मजदूरी करते हैं खेतों में, वो होती है सामंतवादी व्यवस्था। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था, और जो लोग मजदूर थे, वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, छोटे किसान थे, दुकानदार थे, उन लोगों को टैक्स पे करना था। इसकी वजह से लोग ज़्यादातर परेशान थे और विरोध के स्वर उठे। ठीक है। अब इसमें ये भी है कि ये जो फ्रांस का जो राजा था उस टाइम 1789 में, वो था लुई 16वां। ये 16 बोर्बन डायनेस्टी का रूलर था, क्योंकि ये 16 नंबर का था उस डायनेस्टी का रूलर, इसलिए इसको लुई 16 कहते हैं। मात्र 20 ईयर्स की एज में इसको राजगद्दी पे बिठा दिया गया था, राजा था। तो अब इसको शासन करने का कोई अनुभव था नहीं। इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुई थी, लग्जरियस लाइफ जीते थे। और जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो उस टाइम फ्रांस का खजाना, सरकार का खजाना खाली था, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस जो कि एक दूसरे के शत्रु थे, दुश्मन थे, तो फ्रांस की सरकार ने 1774 में जो यूएसए के जो स्टेट्स थे, अमेरिका की स्टेट्स, उनको तो आज़ादी मिली, अमेरिका भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का। उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी हेल्प करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेजी। अब फ्रांस ने सेना भेजी तो वहाँ पर उसको रक्षा खर्च उठाना पड़ा, और 1774 में अमेरिका आज़ाद हो गया। दूसरे स्ट्रगल टू सर्वाइव, जो लोग थे उनको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी कहते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या था कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में जो 23 मिलियन थी, वो 1789 में आते आते 28 मिलियन हो गई थी, यानी कि 5 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। पॉपुलेशन तो बढ़ी, लेकिन जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो उस पेज से नहीं बढ़ सका। दूसरे जो मजदूर थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी, और जो ज़रूरत के सामान थे वो महंगे होते गए, और फ्रांस के लोगों को ब्रेड के लिए भी, जो स्टेपल डाइट थी फ्रांस के लोगों की, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी फ्रांस में, वो ग्रो कर रही थी। ग्रो कैसे कर रहे थे? क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग आते थे, इसमें लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और कोर्टियर, जो कोर्ट में अधिकारी थे, ऐसे लोग आते थे। और जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट थे, उन्होंने दूसरे देशों से सिल्क का, कॉटन का बिजनेस करके पैसा कमाया था। तो ये लोग जो थे, इनमें मिडिल क्लास अब उभर रही थी। ठीक है, मिडिल क्लास अब रिच हो रही थी। जो मध्यम वर्गीय लोग थे अब वो रिच होते जा रहे थे। और इसमें जो काम किया, आइडियाज ऑफ फिलोसफर, दार्शनिक, इसमें जीन जैकब रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, ये लोग फेमस थे। इन्होंने नए नए आइडियाज़ दिए। जॉन लॉक ने अपनी बुक, उसकी फेमस बुक थी टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने ये लिखा कि राजा के पास जो डिवाइन पावर, कहते हैं कि राजा के पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं, जो एब्सोल्यूट राइट है, वो
उसका विरोध किया कि राजा के पास कोई दैवीय शक्तियाँ नहीं होती, राजा भी एक ह्यूमन बीइंग होता है और किसी को भी जन्म से किसी कोई राजा पैदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही जीन जैकब रूसो, इसने भी विरोध किया। और मोंटेस्क्यू ने, इसकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने जो गवर्नमेंट पावर थी उसमें पहली बार लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो आज की डेमोक्रेसी में डिवाइडेड है। ये जो आइडियाज़ थे वो यहाँ से आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रांस की जो जनता थी वो इनके जो फिलोसफर के, दार्शनिकों के जो आइडियाज़ थे उनको समझ रही थी, इनके आइडियाज़ पूरे जनता तक पहुँच रहे थे। लोग कॉफ़ी हाउस में या सैलून में बैठ कर के डिस्कशन करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगज़ीन पढ़ते थे, और एक पढ़ता था और बाकी लोग सुना करते थे। इस तरीके से जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, उनके जो नए विचार थे वो जनता तक पहुंच रहे थे और जनता को ये समझ में आने लगा था कि हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। नाउ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया फ्रांस, क्योंकि वार में उसका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ युद्ध में, तो राजा को टैक्स बढ़ाना था। अब फ्रांस में एक ये था कि राजा अकेले खुद जो है टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको जनरल असेंबली की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। जनरल असेंबली की मीटिंग उससे पहले 1664 में आई थी। तो जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई गई, उसमें फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग गए, क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन 90% थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो बैठने के लिए असेंबली में चेयर दी गई, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं दी गई। और जो वोटिंग राइट थी, और जो गरीब थे और वीमेन थे, महिलाएं, उनको एंट्री नहीं दी गई थी जनरल असेंबली में। तो पहले क्या होता था, जनरल असेंबली में जो वोटिंग होती थी वो इक्वल बेस पे नहीं होती थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग वोटिंग किया करते थे, थर्ड स्टेट के लोगों को वो राइट नहीं थे। थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमको भी वोटिंग करने का अधिकार मिले। जब उनको ये राइट्स नहीं दिए गए तो ये जाकर के एक टेनिस कोर्ट ऑफ में जमा हो गए, जो वर्साइल में है। टेनिस कोर्ट ऑफ, जहाँ पे टेनिस खेली जाती है, ओथ माने शपथ लेना। तो इन्होंने जाकर के शपथ ली कि हम फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम फ्रांस की जनरल असेंबली हैं, और जो मोनार्क है, जो राजा है, उसकी पावर को कंट्रोल करेंगे, उसकी पावर को सीमित करेंगे, उसकी पावर को लिमिट करेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इन्होंने ये जमा हो गए उस टेनिस कोर्ट में और ये शपथ ली कि हम इस कोर्ट से तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक फ्रांस का नया संविधान बना नहीं लेंगे। और इसके जो लीडर थे वो एवेसियस और मिराबू थे, टेनिस कोर्ट ऑफ के। ये टेनिस कोर्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फेमस है। फ्रांस उसके बाद जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध के स्वर उठने लगे, जनता बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी और रिवॉल्यूशन डिमांड बढ़ती गई, देन राजा ने इस बात को मान लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो 1791 में फ्रांस में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी मेन बात क्या थी कि जो पावर थी वो जनरल असेंबली के पास चली गई। जो राजा था उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया। और इसकी खास बात थी कॉन्स्टिट्यूशन 1791 की कि इसमें जो वोटिंग राइट थे उसको दिए गए जिसकी एज 25 ईयर थी, और जो गवर्नमेंट को
कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करता था, उसको एक्टिव सिटीजन माना गया। वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए गए। ये 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।